This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है 9M13, यानी कि 9th ग्रेड की मैथ्स का 13th चैप्टर, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और उसे हम हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस चैप्टर में हम कुछ बिलो ग्रेड कंसेप्ट भी देखेंगे, जो मतलब कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने में सहायता करेंगे, 9th से जो नीचे की ग्रेड के कॉन्सेप्ट है, और कुछ कॉन्सेप्ट हम 9th ग्रेड के भी देखेंगे। तो मतलब हम इस चैप्टर को पूरा ही पढ़ेंगे। अभी तक हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे उनमें केवल 8th ग्रेड तक के कॉन्सेप्ट देख रहे थे, 9th ग्रेड के कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में हम बिलो ग्रेड भी देखेंगे और 9th ग्रेड के भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारा इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट है 2D शेप्स या फिर द्विविमीय आकृति। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। मेनली हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 2D शेप्स क्या होती हैं, फिर आपने शायद सुना भी होगा 3D शेप्स होती हैं जिन्हें हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। फिर उन आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल कितने प्रकार का होता है, आयतन क्या होता है, आयतन कितने प्रकार का होता है, किस आकृति का किस प्रकार से आयतन निकाला जाता है, और हम उन्हें डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इन सभी चीजों का क्या उपयोग है। तो इस सभी क्षेत्रफल आयतन के बारे में हम पूरी चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम शेप्स या फिर आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर आकृति कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी आकृतियां होती हैं, और हमें इस चैप्टर में जो काम आएंगी वे आकृतियां कौन कौन सी हैं। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हम हमारे देखते हैं 2D शेप्स। देखिए, आकृतियां मेनली दो तरह की होती हैं, या तो वे होंगी 2D यानी कि द्विविमीय आकृति, जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दूसरी तरह की आपकी आकृति होती है 3D शेप्स, जिन्हें हम कहते हैं त्रिविमीय आकृति। उनके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाद में हम पढ़ेंगे 3D शेप्स क्या होती हैं और वे किस किस प्रकार की होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी 2D शेप या फिर 2 डायमेंशनल शेप। तो देखिए, इसकी सिंपल सी परिभाषा यह होती है कि वे सभी आकृतियां जो किसी प्लेन पे बनाई जा सके, किसी भी प्लेन या फिर कागज पे बनाई जा सके आसानी से, उन्हें हम 2D आकृति कहते हैं या फिर 2D शेप कहते हैं। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, वे आकृतियां जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन मोटाई या फिर ऊंचाई नहीं होती। देखिए, मेनली तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसे ऊंचाई कह लीजिए या फिर मोटाई कह लीजिए। इंग्लिश में लंबाई को हम लेंथ कहते हैं, इंग्लिश में लंबाई को लेंथ कहते हैं, चौड़ाई को हम ब्रेड्थ कहते हैं, ऊंचाई को देखिए हाइट कहते हैं, और मोटाई को हम थिकनेस कहते हैं। तो इन दोनों चीजों को मैं एक ही मान के चल रहा हूं, ऊंचाई कह लीजिए या फिर मोटाई कह लीजिए। तो 2D आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन ऊंचाई या फिर मोटाई नहीं होती। तो वे सभी आकृतियां 2D आकृतियां कहलाती हैं, और ऐसी आकृतियों को हम आसानी से कागज पर बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं, तो आपने आयत देखा होगा, आयत के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि इस प्रकार से एक आकृति होती है। मान लीजिए इस प्रकार से एक आकृति होती है। देखिए, क्योंकि मैं इसे आसानी से पेपर पे बना पा रहा हूं, इसे आसानी से पेपर पे बना पा रहा हूं, और अगर आपने इस आयत के बारे में पढ़ा होगा तो देखिए यह इसकी लंबाई होती है और यह इसकी चौड़ाई होती है। आयत की लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, लेकिन आयत की मोटाई या फिर ऊंचाई नहीं होती। यह इसकी लेंथ है और यह इसकी ब्रेड्थ है, जिसे हम बी से दर्शाते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई या फिर मोटाई नहीं होती। तो यह हमारी 2D शेप हो गई या फिर द्विविमीय आकृति हो गई है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक और शेप बनाता हूं, सर्कल। मैं इस सर्कल की शेप बनाता हूं। मान लीजिए यह हमारा कोई सर्कल है, यह हमारा एक सर्कल है।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर्कल को भी मैंने आसानी से ही ड्रॉ कर लिया, सर्कल को भी मैंने आसानी से ही ड्रॉ कर लिया है अपने प्लेन या फिर कागज पे। तो यह भी मेरी एक द्विविमीय या फिर 2D शेप हो गई है। अच्छा, अब आपका रियल लाइफ में कौन सी चीजें द्विविमीय होती हैं? रियल लाइफ में कौन सी चीज द्विविमीय है? तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जिस भी नोटबुक या जिस भी पेपर पे अभी आप लिख रहे हो ना, नोटबुक में जो आपका पेपर है जिसपे भी आप अभी नोट्स लिख रहे हो, तो वो एक कागज या फिर वो एक पेपर 2D है, यानी कि द्विविमीय है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपका पेपर देखिए कुछ इस तरह से होगा, आपका पेपर कुछ इस तरीके से होगा, चौकोर टाइप। इस तरीके से आपका कुछ पेपर होगा जिसकी कुछ तो लंबाई होगी, जिसकी मान लीजिए यह कुछ लंबाई है और यह कुछ उसकी चौड़ाई है, लेकिन उसकी मोटाई नहीं है या फिर ऊंचाई नहीं है कुछ भी। उसकी मोटाई बहुत ही पतला पेपर है वो, तो उसकी ऊंचाई ना के बराबर है या फिर मोटाई ना के बराबर है, तो वह 2D है या फिर द्विविमीय है। अच्छा, हम बात करते हैं आपकी नोटबुक की, पूरी की पूरी नोटबुक की। तो अगर हम पूरी नोटबुक की बात करें तो उसकी लंबाई चौड़ाई तो उसकी भी है, लेकिन सारे पेज आ जाते हैं नोटबुक में, तो वो क्या सारे पेज मिलके एक मोटाई बना देते हैं या फिर एक ऊंचाई बना देते हैं। तो आपकी नोटबुक 2D नहीं है, नोटबुक आपकी द्विविमीय नहीं है। नोटबुक आपकी 3D हो जाएगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपका पेज 2D रहेगा या फिर द्विविमीय रहेगा क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ही कम है। तो देखिए अब हम क्या क्या शेप्स होती हैं 2D। तो ये जैसे शेप दी गई है, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ इसकी हम कह सकते हैं यह इसकी लंबाई हो गई है और यह इसकी चौड़ाई हो गई है, और इसे हमने आसानी से ड्रॉ कर लिया है कागज पे, तो यह हमारी 2D शेप हो गई है या फिर द्विविमीय आकृति हो गई है। इसी प्रकार से और भी शेप्स हैं, जैसा कि यह दी गई है आपको शेप, तो हम कह सकते हैं कि यह इसकी लंबाई हो गई है, यह वाली इस यह वाली इसकी लंबाई है एंड यह वाली इसकी चौड़ाई है। तो इसे भी हम कह सकते हैं यह भी एक 2D शेप है या फिर द्विविमीय आकृति है। इसी प्रकार से एक और शेप है, इसे भी हम 2D शेप कह सकते हैं क्योंकि हम आसानी से ही इस प्रकार की शेप को कागज पे ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो यह सभी 2D आकृति या फिर 2 डायमेंशनल शेप्स के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, वे सब अब हमारे लिए कौन कौन सी आकृतियां इंपॉर्टेंट है? आप बोलोगे कि सर ऐसे तो 2D शेप्स बहुत सारी हो सकती हैं। बिल्कुल बहुत सारी हो सकती हैं, 2D शेप्स अनंत हो सकती हैं। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वे 2D शेप कौन कौन सी है या फिर द्विविमीय आकृति कौन कौन सी है? तो देखिए मेनली 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली आती है ट्रायंगल या फिर त्रिभुज। यह एक द्विविमीय आकृति होती है क्योंकि हम इसे आसानी से ही कागज पे ड्रॉ कर पाते हैं, इसलिए यह हमारी 2D शेप होती है। अब हम आते हैं चतुर्भुज पे। तो चतुर्भुज भी हमारी 2D शेप ही होती है क्योंकि इसे भी हम आसानी से कागज पे ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी भी लंबाई और चौड़ाई ही होती है, मोटाई नहीं होती है। फिर अभी हमने बात की थी वृत्त की भी या फिर सर्कल की भी, यह भी हमारी 2D शेप होती है क्योंकि इसे भी हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक और दिया गया है षटभुज, जिसे हम इंग्लिश में हेक्सागन कहते हैं। तो यह हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जनरली इन 3 ही शेप्स में काम करते हैं 2D शेप्स में। त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है। अब वह चतुर्भुज आपका कोई भी हो सकता है या फिर क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज या फिर पैरेललोग्राम भी हो सकता है, समचतुर्भुज या रोम्बस भी हो सकता है। तो किस सारे टाइप के जो भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं वे सभी ही 2D होते हैं। फिर हमारा आता है सर्कल या फिर वृत्त, तो वह भी 2D होता है। और षटभुज हेक्सागोन यह भी हमारा 2D होता है। यह हम ज्यादातर यूज में नहीं लेते षटभुज या फिर हेक्सागोन को, तो हम इन 3 में ही चर्चा करेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। तो यह 3 2D शेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आया आपको 2D शेप्स क्या होती हैं? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे समझ में आया आपको 2D शेप्स क्या होती हैं।
वे सभी आकृतियां जिनकी लंबाई और चौड़ाई तो होती है लेकिन मोटाई नहीं होती, तो उन आकृतियों को हम 2D शेप कहते हैं और इन्हें हम बहुत ही आसानी से पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। यस, शिवकांत की आईडी से जो बच्चा है, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, तो उन सभी वो सभी ही 2D शेप्स होती हैं। वही मैंने बताया कि 2D शेप अनंत हो सकती हैं। कोई भी आकृति जो भी आप पेपर पे बना लो वो सभी 2D शेप ही हैं। लेकिन जनरली हम इन तीनों को, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इन तीनों को इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही। यस, फिर वो त्रिभुज में देखिए सभी तरह के त्रिभुज आ जाएंगे। इक्विलेटरल भी होता है और राइट एंगल भी होता है, आइसोसेलेस भी होता है, स्केलेन भी होता है। तो उन सभी के टाइप्स जितने भी होते हैं वे सभी ही 2D होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अभी यह क्लियर है, तो अब हम अपने आगे शेप की बढ़ते हैं, आगे शेप्स पे। तो हमारी जो दूसरे प्रकार की शेप होती हैं वह होती हैं 3D शेप्स, जिन्हें हम इंग्लिश में सॉलिड फिगर्स या फिर हिंदी में ठोस आकृतियां भी कहते हैं। ठोस आकृतियां या फिर त्रिविमीय आकृतियां। तो देखिए 2D शेप में हमने देखा कि 2D शेप्स की थिकनेस या फिर मोटाई नहीं थी, उनकी लंबाई भी थी, उनकी चौड़ाई भी थी, लेकिन जनरली उनकी मोटाई या फिर ऊंचाई नहीं थी या ना के बराबर थी, तो उन्हें हमने 2D शेप बोला। लेकिन 3D शेप्स में लंबाई या फिर लेंथ भी होती है, चौड़ाई या फिर ब्रेड्थ भी होती है, और मोटाई या फिर ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में थिकनेस या फिर हाइट भी कहते हैं, वह भी होती है। तो मतलब इसमें तीनों ही चीजें होंगी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और 3D शेप्स को हम आसानी से पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए समझाने के लिए हम ड्रॉ करते हैं, समझाने के लिए हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन आप अच्छे से 3D शेप्स को ड्रॉ नहीं कर सकते। वास्तविक में जो 3D चीजें होती हैं उन्हें हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन वही है कि वे सभी आकृतियां जिनकी 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर मोटाई, तो वे सभी आकृतियां त्रिविमीय आकृति या फिर 3D शेप कहलाती हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण क्या होता है। तो आपने इस तरह का कई बार एक बक्सा या फिर क्यूबॉइड देखा होगा, इसे हम कहते हैं घनाभ। इस शेप को हम कहते हैं घनाभ, शायद आपने पढ़ा भी होगा, शायद आपने घनाभ के बारे में पढ़ा भी होगा। तो अगर आप इस घनाभ को ध्यान से देखेंगे, ये शिवकांत की आईडी से जो बच्चा है, बताइए आपका क्या डाउट है। शिवकांत की आईडी से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो आपने इस तरह की कोई शेप जरूर देखी होगी। इस तरह की शेप को हम घनाभ या फिर इंग्लिश में इसे क्यूबॉइड भी कहते हैं। इसके बारे में हम और आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए समझते हैं कि आखिर यह 3D कैसे है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यह तो इसकी लंबाई हो गई है, मानो अगर मैं, तो यह इसकी लंबाई हो गई है, जिसे हम यहाँ लिख सकते हैं लंबाई या फिर लेंथ, यहां से और ये यहां तक, यह इसकी लेंथ हो गई है। फिर अगर मैं बात करूं तो यह इसकी ब्रेड्थ हो गई है, जिसे हम कह सकते हैं चौड़ाई। यह इसकी चौड़ाई हो गई है, जिसे हम कह सकते हैं ब्रेड्थ। और अगर अब मैं बात करूं इस तीसरी विमा की, यह वाली, तो यह इसकी ऊंचाई हो गई है, यह इसकी ऊंचाई हो गई है, जिसे हम इंग्लिश में हाइट भी कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस आकृति में या फिर इस शेप में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीज हैं, इसीलिए हमारी यह आकृति घनाभ है या फिर क्यूबॉइड है। अब आपका यह डाउट आएगा कि सर हम तो इसे आसानी से पेपर पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, यह जो शेप दी गई है इसे हम आसानी से ड्रॉ तो कर पा रहे हैं, फिर ये हमारा 3D शेप कैसे हुआ? क्योंकि आपने तो बोला था कि 3D शेप्स को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, 3D शेप्स को देखिए हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यह बस आपके समझाने के लिए दिखाया गया है, आपके समझाने के लिए बनाया गया है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो देखिए मेरे पास इसी तरह का यह एक डब्बा है या फिर एक बॉक्स है, तो मैं अगर चाहूं तो मैं इसे एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, मैं इसे एग्जैक्टली किसी प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यह कुछ, यह जो इसकी भुजाएं हैं इन्हें टेढ़ा करके बनाया गया है,
इसीलिए टेढ़ा बनाया गया है, जिससे कि आपको यह जो इसकी चौड़ाई है, यह जो चौड़ाई है यह अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज चौड़ाई टेढ़ी थोड़ी होती है, चौड़ाई तो बिल्कुल देखिए सीधी होती है, यही इसकी चौड़ाई होगी। अगर मैं ऐसे बात करता हूं तो यह इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई बिल्कुल सीधी होती है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें तो हमें टेढ़ी दिख रही है, इसमें तो यह वाली जो चौड़ाई है यह टेढ़ी दिख रही है। तो यह टेढ़ी नहीं है, यह बस दर्शाने का एक तरीका है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको अच्छे से दिख पाए कि हाँ यह कुछ तो चौड़ा है, इसीलिए इसे थोड़ा टेढ़ा बनाया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 3D शेप्स को हम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में या फिर दैनिक जीवन में ऊंचाई चौड़ाई अगर आप देखोगे तो यह बिल्कुल सीधी होती है, जबकि जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हम उसे टेढ़ा बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 3D शेप्स को हम आसानी से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं पेपर पे। तो देखिए, एक तो उदाहरण आपकी 3D शेप का यह हो गया है घनाभ या फिर क्यूबॉइड। बाकी के और क्या एग्जांपल्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं। यह हो गई है आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए, अब कुछ त्रिविमीय आकृतियां या फिर 3D शेप्स जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्या क्या होती हैं, तो हम उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला होता है घनाभ या फिर क्यूबॉइड। तो घनाभ या क्यूबॉइड की क्या डेफिनेशन होती है और कैसे ये आकृति बनती है, वो सभी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप मोटा मोटा ये समझिए कि घनाभ वह आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, यह इसकी लंबाई है जिसकी हमने अभी बात की, यह इसकी चौड़ाई है और यह इसकी ऊंचाई है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग हैं। तो यह हमारा घनाभ या फिर क्यूबॉइड होता है। और घन क्या होता है या फिर क्यूब क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर हो, तीनों ही आपस में इक्वल हो, तो वह हमारा घन कहलाता है या फिर क्यूब कहलाता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह इसकी लंबाई है, यह इसकी चौड़ाई है और यह इसकी ऊंचाई है, यह इसकी ऊंचाई है। तो आपको इसमें तीनों ही बराबर दिख रही होंगी, तो इसीलिए इसे हम घन या फिर क्यूब कहते हैं। घनाभ और घन यह सेम ऐसे होते हैं जैसे कि आयत और वर्ग होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम रेक्टेंगल एंड स्क्वायर कहते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हो तो रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन वर्ग या फिर स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो अगर मैं बोलूं कि ऐसा आयत या फिर ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर कर दे, तो वह वर्ग कहलाता है। सेम उसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि अगर किसी घनाभ या फिर क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर कर दें, तो वह घन या फिर क्यूब कहलाता है। तो यह हमारी दो इंपॉर्टेंट त्रिविमीय आकृतियां हैं, घनाभ और घन, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड और क्यूब कहते हैं। फिर हमारी थर्ड 3D शेप आती है बेलन, जिसे हम इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, यह जो बेलन होता है, आपने ये दैनिक जीवन में देखा भी होगा। बेलन जो हमारे घर में होता है, सिलेंडर, सिलेंडर सेम बेलन की ही शेप का होता है। सिलेंडर जो कि हमारे रसोई या फिर किचन में रखा होता है, वह सेम बेलन की ही शेप का होता है। तो देखिए, बेलन की शेप बनती कैसे है। बेलन, यह जो ऊपर की शेप है, यह ऊपर की शेप है, यह आपको अंडाकार दिख रही होगी, एग की शेप की दिख रही होगी, लेकिन यह अंडाकार नहीं होता है, यह वृत्त होता है, यह वृत्त होता है या फिर सर्क्यूलर होता है। सेम इसी प्रकार का इसका नीचे भी होता है, सेम इसी तरह का नीचे भी होता है। तो वो भी बेलना, वह भी वृत्ताकार या फिर सर्क्यूलर ही होता है। तो इसका मतलब बेलन जो होता है, बेलन के ऊपर और नीचे का जो सिरा होता है, जिसे हम बेलन का बेस या फिर आधार भी कह सकते हैं, वह वृत्त होता है या फिर सर्क्यूलर होता है। और यह जो इसका हिस्सा होता है बेलन का,
यह जो बेलन का हिस्सा होता है यह आयत होता है, यह आयत होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आयत कैसे भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, आप मानिए कि यह कोई एक आयत है, मैं बताता हूं हल्का सा कि इसे हम कैसे बनाते हैं। जो ये ब्लैक कलर में अंडरलाइन किया गया है यह हिस्सा कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके समझने के लिए मैं जस्ट बना के बता रहा हूं कि यह कैसे बनता है। तो मान लीजिए यह कोई एक आयत है, आयत को जब हम फोल्ड कर देते हैं ना, आयत को आपस में इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, इसके दोनों सिरों को। मान लीजिए अगर इसके दोनों सिरों को मैं इस तरह से फोल्ड कर दूं तो फिर हमारा जो शेप बनता है वह इस टाइप का बनता है, जो मैंने यहां से ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है। यह वाला शेप आयत को फोल्ड करके बनता है, और फिर इसका ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है वह सर्कुलर हो जाता है या फिर वृत्ताकार हो जाता है। तो इस तरह की शेप को हम सिलेंडर या फिर बेलन कहते हैं। इसके दैनिक जीवन में आपने काफी उदाहरण देखे भी होंगे, जैसे कि हमारा जो सिलेंडर होता है किचन में वह बेलनाकार आकृति का ही होता है। तो बेलनाकार जो आकृति होती है वह हमारी 3D शेप होती है, यह भी हमारी 3D शेप होती है। फिर जो हमारी अगली इंपॉर्टेंट शेप है वह होती है शंकु या फिर कोन। तो शंकु या फिर जो कोन होता है उसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका नीचे का जो आधार होता है यह जो आपका आधार होता है यह भी वृत्ताकार होता है या फिर सर्कुलर होता है। यह भी आपको अंडाकार दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि यह 3D आकृति है तो इसलिए हम इसे अच्छे से नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपको यह इस प्रकार का दिख रहा है। लेकिन दैनिक जीवन में या फिर हकीकत में यह भी वृत्ताकार ही होता है या फिर सर्कुलर ही होता है। और इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है यह कुछ ट्रायंगल की शेप का होता है। यह वाला हिस्सा, यह हिस्सा जो होता है यह आपकी ट्रायंगल या फिर त्रिभुजाकार शेप का होता है। इसका अगर मैं बात करूं दैनिक जीवन में तो देखिए इसका उदाहरण होता है, आपने बर्थडे की जो टोपी आती है कैप, वह कुछ इस तरह की आती है, नीचे से पूरी वृत्ताकार होती है और ऊपर से वो एक नोक पे आके खत्म हो जाती है। तो वह सबसे अच्छा उदाहरण है। उस तरह की आकृति को हम शंकु या फिर इंग्लिश में कौन कहते हैं। अच्छा, अब एक क्विज करते हैं। आप सभी पहले ये बताइए, आप सभी को समझ में आया कि आखिर 3D शेप्स क्या होती हैं? आप सभी को समझ में आया 3D शेप्स क्या होती हैं और 2D शेप्स क्या होती हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सभी को एक काम करना है, सभी बच्चे एक एग्जाम्पल बताएंगे शंकु या फिर कौन का, जो आपने रियल लाइफ में देखा हो। जो आपने रियल लाइफ में देखा हो सभी बच्चे एक एग्जाम्पल बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइसक्रीम, बिल्कुल आइसक्रीम का जो नीचे का कौन होता है वह, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यस, क्रिसमस कैप हो गई, क्रिसमस ट्री हो गया, बर्थडे कैप हो गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल। तो यह सभी जो एग्जाम्पल हैं हम दैनिक जीवन में अपने देखते हैं, यह सभी शंकु या फिर कोन के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब आपको सिलेंडर का एग्जाम्पल बताना है। यस, मैंग्रोव ट्री हो गया, कैरट हो गई, वेरी गुड, कैरट हो गई। अगर कैरट के हम नीचे के हिस्से को सर्कुलर मान ले प्रॉपर, तो बिल्कुल वह एक शंकु या फिर कोन होता है, बहुत बढ़िया। बेलन, टैंक, यस, जो हमारी टंकी होती है पानी की, यस बहुत बढ़िया, बेलन बिल्कुल। सिलेंडर, सिलेंडर का एग्जांपल तो मैंने बताया ही था, बहुत बढ़िया। और क्या होता है हमारे बेलन जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, बेलनाकार शेप का जो होता है या फिर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। वेरी गुड। और फिंगर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारी इनफैक्ट फिंगर भी बेलनाकार शेप की ही होती है। आटे की टंकी, यस। क्रिसमस ट्री, रसगुल्ला वाला डब्बा, यस वेरी गुड। रसगुल्ला वाला नहीं, इनफैक्ट कोई भी जो डिब्बा होता है, ज्यादातर डिब्बे बेलनाकार शेप के ही होते हैं, ज्यादातर डिब्बे बेलनाकार शेप के ही होते हैं। क्रिसमस ट्री, देखिए क्रिसमस ट्री वैसे तो वो ऊपर से बिल्कुल एक नोक पे आके खत्म हो जाता है,
तो उसे हम शंकु ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई ट्री बिल्कुल ऊपर से कोन पे खत्म नहीं हो रहा है तो उसे हम सिलेंड्रिकल शेप बोल सकते हैं। यस, एक, यस, वीट की टंकी बिल्कुल। यस, तो वह सभी हमारी बेलनाकार शेप, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपको बताना है घनाभ और घन, दोनों ही मैं भी एक चीज मान के चल रहा हूं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जिसकी अलग अलग है। बिल्कुल, फ्रिज, बहुत बढ़िया। फ्रिज हमारी क्यूबॉइड शेप का होता है। यस, और सभी बताइए। कूलर, यस, कूलर हमारा क्यूबॉइड की शेप का होता है। ईंटे, ईंटे, यस, ईंटे हमारी टेबल जो होती है, बिल्कुल। इस टीवी होता है। यस, बहुत बढ़िया। स्नो, यस, हमारा जो आइस क्यूब होता है, आइस का जो क्यूब होता है वह हमारा घनाभ होता है, बहुत बढ़िया। डोर, गेट, यस, बहुत बढ़िया। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वह है हमारी नोटबुक, जिसपे अभी आप पढ़ रहे हो, जिसपे अभी आप पढ़ रहे हो। कैरम बोर्ड, बुक, यस, सभी ये हमारे क्यूबॉइड या फिर क्यूब के एग्जाम्पल हैं। फोन, बेड, रूम, यस, रूम है हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जिसमें बैठ के अभी हम पढ़ रहे हैं। लंच बॉक्स, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो इसका मतलब आप सभी को समझ में आ गया है कि कौन, सिलेंडर और क्यूबॉइड या फिर क्यूब क्या क्या होते हैं। यस, बहुत बहुत बढ़िया। पेंसिल बॉक्स, यस। तो चलिए, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तो देखिए दैनिक जीवन से कुछ जुड़े उदाहरण आपने वैसे बता भी दिए हैं। यह 3D शेप के हैं, देखिए यह सभी 3D शेप के हैं। यह आपका जो बॉक्स हो गया है यह भी एक 3D शेप है। आपकी बुक भी 3D शेप है, क्योंकि देखिए इसकी यह कुछ मोटाई या फिर ऊंचाई है, तो यह आपकी 3D शेप हो गई। यह बॉल है, यह आपकी 3D शेप होती है। और यह बाल्टी है, तो यह भी सब आपकी 3D शेप होती है। अच्छा, जनरली या फिर सर ज्यादातर, बकेट कैसे 3D शेप हो गई? क्या बोल रहे हैं? सर बकेट 3D शेप कैसे हो गई? यस, मैं बताता हूँ बकेट 3D शेप कैसे हो गई। तो अगर आप बकेट को देखोगे, तो देखिए बकेट जो होती है, बकेट की कुछ मोटाई होती है, कुछ थिकनेस होती है। बकेट की कुछ मोटाई या फिर थिकनेस होती है। और अगर आप उसे ऊपर या फिर नीचे से देखोगे बकेट को, तो वह सर्कुलर होती है, वह वृत्ताकार होती है। तो अगर मैं मान लीजिए इस बकेट को वृत्ताकार, इसका ऊपर का हिस्सा आपने देखा होगा वृत्ताकार ही होता है, तो अगर मान लीजिए मैं इसे वृत्ताकार बनाऊं, तो क्या मैं बकेट को अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूं क्या प्लेन पे? अगर मैं इसे पूरा वृत्ताकार बनाऊं तो मैं इसके पीछे को हिस्से को फिर बना ही नहीं सकता अच्छे से। अगर मैं इसके पीछे के हिस्से को कुछ बनाने की कोशिश भी करूं तो यह कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसका नीचे का हिस्सा भी वृत्ताकार होता है। तो मैं अच्छे से इसको ड्रॉ ही नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे सर ये ड्रॉ करके दिखाई तो है, बिल्कुल ये दिखाई तो गई है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है, यह जो इसका ऊपर का हिस्सा है जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, यह आपको क्या वृत्ताकार दिख रहा है? और नीचे का हिस्सा तो दिखाया ही नहीं गया है, क्योंकि यह वृत्ताकार है जिसपे यह बाल्टी टिकी हुई है। तो उसे हम ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, उसे हम अच्छे से ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए यह हमारी 3D शेप हो गई, या फिर त्रिविमीय आकृति हो गई है। और अगर आपको एक और तरीके से समझना है तो आप इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए मैं अगर इसे लंबाई मान लूं, मान लीजिए मैं इसे लंबाई मान लूं इसकी, और इसे अगर मैं चौड़ाई मान लूं इस मेरी बाल्टी की, इसे अगर मैं चौड़ाई मान लूं मेरी बाल्टी की, तो फिर मेरी जो यह चीज होगी, यह वाली जो चीज होगी, यह, हालांकि यह सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो यह काफी बड़ी होगी। तो मेरी इस वाली चीज को मैं मोटाई बोल सकता हूं। तो क्योंकि इसमें तीनों ही चीजें हैं, तो इसलिए यह मेरी वृत्त, सॉरी, 3D या फिर त्रिविमीय हो गई। क्लियर है? जिस भी बच्चे का डाउट था बाल्टी कैसे होती है सर, यस, ये सब क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चंस पे ही आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको यह बताना है कि जो शेप्स दिखाई गई हैं उनमें से 3D शेप कौन सी है, या फिर त्रिविमीय आकृति कौन सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही कर दोगे आप, बहुत ही आसान है।
बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, बहुत बढ़िया, यस। 30 सेकेंड ही वेट कर रहा हूं मैं इसके लिए। 30 सेकेंड ही वेट कर रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, यह तो बहुत ही आसान है। और सेम टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी लिया था। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी लिया था। जल्दी से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, वैसे ज्यादातर बच्चों के आंसर आ गए हैं। बहुत बढ़िया। 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो देखिए, जैसा अभी आपको पढ़ाया ही गया था, 2D शेप और 3D शेप। तो अगर आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देखोगे, तो यह तो दोनों ही हमें चतुर्भुज या फिर क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, क्योंकि दोनों में ही चार चार भुजाएं हैं या फिर चार चार साइड्स हैं। पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और फोर्थ साइड। तो यह हमारा क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें भी अगर देखूं मैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें भी चार भुजाएं हैं, यह भी हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया है। तो यह तो दोनों ही हमारी 2D शेप हो गई हैं। फिर मैंने देखा, यह हमारा अगर देखे ध्यान से, तो वन साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। तो यह हमारी तीन साइड वाली आकृति हो गई। तो यह तो हमारा ट्राइंगल या फिर त्रिभुज हो गया है। तो अभी हमने 2D शेप में पढ़ा कि त्रिभुज भी हमारा 2D ही होता है। तो अगर अब मैं फोर्थ पे आऊं, तो फोर्थ पे आप देखोगे तो यह घनाभ या फिर घन के जैसा लग रहा है। तो घनाभ और घन को हमने पढ़ा कि वह हमारी 3D शेप होती है। और इसमें अगर आप देखोगे तो यह हमें इसकी लंबाई दी गई है, यह हमें इसकी चौड़ाई दी गई है, और यह हमें इसकी ऊंचाई या फिर मोटाई दी गई है। तो इसमें तीनों ही चीजें हैं। तो इसलिए यह हमारी 3D शेप हो गई है। और हमसे यही पूछा है कि कौन सी 3D शेप है। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो इसका तो आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन डी। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सब आपको पढ़ा दिए गए हैं ऑलरेडी, एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझा दिए हैं। यह तो बहुत ही आसान टॉपिक थे, 2D शेप और 3D शेप। तो देखिए, ज्यादातर जो हमारी लाइफ में जो चीजें होती हैं दैनिक जीवन में, चाहे वो आपका फोन हो गया, चाहे आपका लैपटॉप हो गया, चाहे आपकी नोटबुक हो गई, चाहे पेन हो गया, वह सभी ही 3D होती हैं या फिर त्रिविमीय होती हैं। तो चलिए, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूबॉइड या फिर घनाभ। अभी हमने 3D शेप में कुछ देखी थी आकृतियां जो इंपॉर्टेंट थी, घनाभ, घन, बेलन, शंकु। तो मैंने बताया था कि उसे हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। तो हम एक एक करके उन्हें डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्यूबॉइड या फिर घनाभ। तो आखिर क्यूबॉइड या घनाभ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो यह एक त्रिविमीय या फिर 3D आकृति होती है, यह हमने बात कर ली है। और वह बंद होती है, मतलब खुली हुई नहीं होती है, बंद आकृति होती है। जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं, आखिर यह क्या है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि इस तरह की जो हमें आकृति दी गई होती है, इसे हम घनाभ कहते हैं या फिर क्यूबॉइड कहते हैं। आपको अगर घनाभ और घन को अच्छे से समझना है, तो आपने से ही किसी बच्चे ने एग्जांपल दिया था रूम का या फिर कमरे का। तो आप कमरे की तरह सोचिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपके कमरे में चार दीवारें हैं और एक छत है और एक जमीन है। तो टोटल आपकी, मैं कह सकता हूँ, एक तरह से 6 दीवारें हो गई। चार तो दीवारें, एक आपका फ्लोर या जमीन जिसपे आप बैठे हो, और एक आपकी छत हो गई। तो टोटल 6 दीवारें हो गई। सेम इसी प्रकार से हम कहते हैं कि जो एक घनाभ या फिर क्यूबॉइड होता है, उसके 6 फलक होते हैं। आप दीवारों को यह मान के चलिए कि जो आपकी कमरे की दीवारें हैं, उन्हें क्यूबॉइड या फिर गणित की भाषा में उन्हें फलक कहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि क्यूबॉइड एक ऐसी आकृति है जिसके 6 फलक होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी रूम की जो दीवारें होंगी या फिर छत या जमीन जो होगी, वह ज्यादातर घरों में आयताकार होती है या फिर रेक्टेंगुलर होती है।
तो हम यह कह सकते हैं कि एक क्यूबॉइड एक ऐसी 3D शेप होती है जिसके 6 रेक्टेंगुलर फलक होते हैं। और देखिए रेक्टेंगुलर क्यों होंगे घनाभ में, मैं यह भी बता देता हूं। घनाभ में रेक्टेंगुलर क्यों होंगे, क्योंकि अगर मानिए मैं कोई एक फलक लेता हूं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि फलक हम आप दीवारों को बोल रहे हैं, और अगर मैं कोई एक फलक ड्रॉ करके बताऊं तो मान लीजिए यह जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर से, यह आपका एक फलक होगा। यह आपका एक फलक होगा, और आपकी भाषा में यह जमीन है जिस पे अभी आप बैठे हो। तो यह पूरा आपका फलक हो गया है। यह पूरा आपका एक फलक हो गया है। इसी प्रकार से इसी प्रकार से 5 और फलक हैं। चलिए उन्हें हाईलाइट तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें नंबर कर देते हैं। तो देखिए 4 तो आपकी दीवारें होंगी, पहली, इसके जस्ट सामने दूसरी, और एक ये आगे वाली दीवार तीसरी, और इसके जस्ट पीछे है, क्योंकि यह 3D आकृति है इसलिए हम अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, तो चौथी इसके जस्ट पीछे है, तीसरी आगे वाली है, एंड फोर्थ पीछे वाली दीवार है। तो यह तो आपकी 4 दीवारें हो गई, पांचवी आपकी छत तो हो गई, और छठी आपका फ्लोर या फिर जमीन हो गई जिस पे आप बैठे हो। तो इस तरह से आप इसे रूम से कंपेयर कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि हमारे गलाम में टोटल 6 फलक होते हैं, और 6 के 6 फलक आयताकार होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर आयताकार क्यों होते हैं। तो देखिए आपने देखा था घनाभ की डेफिनेशन में कि इसकी लंबाई जो होती है, घनाभ की जो लंबाई होती है, मान लीजिए यह इसकी लंबाई है और यह इसकी चौड़ाई है। तो हमने देखा था कि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग होती हैं। क्योंकि सभी अलग 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 होती है, तो इसीलिए इसे आयत कहते हैं। क्योंकि आयत की डेफिनेशन भी तो यही होती है कि लंबाई और चौड़ाई अलग होनी चाहिए, और इसमें भी घना में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि घनाभ के जो फलक होते हैं वह आयत होते हैं या फिर रेक्टेंगल होते हैं। तो यह हमारी घनाभ की डेफिनेशन है। अभी हम फलक को भी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि सर फलक समझ में नहीं आया, तो फलक भी अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप यह समझ लीजिए कि फलक आपकी दीवार की तरह है, एक दीवार की तरह है फलक। और टोटल क्योंकि आपके रूम में 6 दीवारें हैं, इसलिए एक घनाभ में 6 फलक होते हैं। अभी आप यह समझ सकते हो। तो आपको पूरे ही टॉपिक में घनाभ में और घन में अपने रूम को कंपेयर करना है घनाभ से। ठीक है, तो यह हमने पढ़ लिया कि इसमें 6 फलक होते हैं। तो देखिए जैसे पॉलीगन आपने पढ़ा होगा शायद, पॉलीगन जो होता है जिसे हम हिंदी में बहुभुज कहते हैं। तो इसे बहुभुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भुजाएं होती हैं वह 2 से ज्यादा होती हैं। बहुभुज का मतलब होता है बहुत सारी भुजा, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा भुजा हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। सेम इसी तरह से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इसमें 6 फलक होते हैं, तो 2 से अधिक फलक हैं, तो इस तरह की आकृतियों को बहुफलक भी कहते हैं। इस तरह की आकृतियों को बहुफलक भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, या फिर एक घनाभ के कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फलक या फिर फेस। तो देखिए घनाभ जो होता है, क्यूबॉइड जो होता है, वह बहुभुजीय है। बहुभुजीय मतलब जिसमें बहुत सी भुजा हो या फिर 2 से अधिक भुजा हो, ऐसे ही क्षेत्रों से मिलके बना होता है। बिल्कुल एक घनाभ जो है वो बहुभुजीय क्षेत्रों से मिलके बना होता है, तो वह उसके फलक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने अभी देखा, मान लीजिए मैं इसे हाईलाइट करूं अगर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे केवल इसी पृष्ठ को या फिर इसी क्षेत्र को, या इंग्लिश में इसे प्लेन कह सकते हैं, इस प्लेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्लेन में 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। तो क्योंकि इस प्लेन में 4 भुजाएं हैं, इसलिए इसे बहुभुजीय प्लेन कह रहे हैं, पॉलीगोनियल प्लेन कह रहे हैं। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यह पूरा जो क्यूबॉइड है या इसी तरह के फलकों से बना है। एक फलक आपका यह हो गया है, दूसरा फलक यह हो गया है, तीसरा यह हो गया है, चौथा फलक इसके पीछे हो गया है, पांचवा फलक यह हो गया है, और छठा फलक यह हो गया है।
तो देखिए यह इसी तरह के फलकों से बना है और एक फलक की 4 भुजाएं हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरा जो घनाभ होता है, पूरा क्यूबॉइड जो होता है, वह बहुभुजीय क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। ऐसा क्षेत्र या फिर ऐसा प्लेन जिसमें 2 से अधिक भुजाएं हैं, ऐसे ही प्लेन्स से मिलके बना है हमारा पूरा क्यूबॉइड, उन्हें हम फलक कहते हैं या फिर उन्हें हम फेस कहते हैं। और टोटल एक क्यूबॉइड में अभी हमने देखा 6 फेसेस होते हैं। जैसे हमारे रूम की टोटल 6 दीवारें हैं, मतलब 4 दीवारें, एक रूफ या फिर छत और एक जमीन या फिर फ्लोर, सेम ऐसे ही एक घनाभ में 6 फलक होते हैं। पहले आप ये बताइए, आपको फलक क्लियर है, फलक समझ में आया? और कितने होते हैं यह कैलकुलेट करना सीखा आपने। कैलकुलेट कैसे याद रखोगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। यस, आज सीमा रानी की आईडी से जो बच्चा है, यस, साइड्स तो बहुत होती हैं बिल्कुल। अभी हम वो भी पढ़ेंगे कि टोटल कितनी साइड्स होती हैं। टोटल कितनी साइड्स होती हैं? एक बच्चे, एक सीमा रानी की आईडी से लिखा है 6 × 4 बराबर 24। तो देखिए 24 नहीं होती हैं, वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन आ जाती हैं, कुछ कॉमन साइड्स आ जाती हैं, तो वह अभी हम देखते हैं। लेकिन यह तो श्योर है कि बहुत साइड्स होंगी हमारी, तो वही हम देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि 6 फलक होते हैं एक घनाभ में। तो नेक्स्ट जो अभी हमारा है, वह है हमारी साइड्स ही, जिन्हें हम साइड्स भी कह सकते हैं, किनारा भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में एज भी कहते हैं। तो इन्हें किनारा, एज या फिर साइड्स कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए डेफिनेशन होती है कि जो भी दो फलक हैं आपस में वे जहां भी मिलते हैं उसे एज या फिर किनारा कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं मान लो कोई भी दो फलक लेता हूं, एक तो मैं ये वाला फलक ले रहा हूं, एक तो देखिए मैं ये वाला फलक ले रहा हूं जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, और एक मैं ये वाला फलक ले रहा हूं जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह दोनों फलक, यह दोनों ही फलक यहाँ पे मिल रहे हैं, यह दोनों ही फलक इस ग्रीन कलर के जगह पे मिल रहे हैं। तो यह हमारा एक किनारा हो गया, या फिर साइड हो गई, या फिर एज हो गई। तो इस तरह की टोटल एजेस कितनी होती हैं वह अभी हम वह उसकी ही बात करेंगे। लेकिन जिस भी बच्चे ने लिखा था ना, सॉरी, 6 × 4, तो उन्होंने यह गलती की, उन्होंने डायरेक्ट ही गुणा कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए फलक एक, मान लीजिए इसे मैं फलक एक नाम देता हूं और इसे मैं फलक दो नाम देता हूं, तो इन दोनों में एक भुजा या फिर एक एज उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इसे हम दो बार नहीं जोड़ेंगे, इसे केवल एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि यह वाली जो है यह दोनों में ही आ रही है। तो इसलिए आपने क्या किया, डायरेक्ट गुणा करके दोनों में काउंट हो गया वो, लेकिन उसे हम दोनों में काउंट नहीं करेंगे, उसे हम एक में एक ही काउंट करेंगे। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, हम वैसे ही काउंट कर लेते हैं कि आखिर कितनी एजेस होंगी या फिर कितनी साइड्स या फिर किनारे होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए हम कैलकुलेट अगर हम करें, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, हम भुजाएं या फिर साइड कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो देखिए पहले हम छत, देखिए आपकी छत, आप अपने कमरे की छत देखोगे तो 4 साइड तो आपकी छत पे होंगी, चारों साइड्स आपकी छत पे होंगी, 4 किनारे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 किनारे आपकी छत पे हो गए। फिर 4 किनारे आपके अगर आप देखोगे तो चारों दीवारों पे होंगे, चारों दीवारों पे आपके किनारे होंगे। तो पांचवा यह हो गया, छठा यह हो गया, सातवां यह हो गया और आठवां यह हो गया, 8 किनारे हो गए। फिर आप देखोगे तो 4 आपके फ्लोर पे होंगे या फिर जमीन पे होंगे जिस पे आप बैठे हो। तो देखिए 9वां यह हो गया, 10वां यह हो गया, 11वां यह हो गया और 12वां यह हो गया। तो टोटल टोटल मिला के हमारे पास 12 किनारे आए हैं या फिर 12 एजेस आई हैं। और फेसेस कितने आए थे? 6। तो हम कह सकते हैं कि एक घनाभ में या फिर एक क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं और 12 किनारे होते हैं या फिर 12 एजेस होती हैं। और एजेस की डेफिनेशन क्या होती है?
जहां पे भी दो फलक या फेस आपस में मिलते हैं उसे हम किनारा या फिर एज कहते हैं। तो टोटल 12 हमारे किनारे आ गए। तो देखिए एक लास्ट चीज और होती है इसमें, उसे कहते हैं वर्टेक्स या फिर शीर्ष। अब वर्टेक्स या फिर शीर्ष क्या होता है, इसे हम देखिए नॉर्मल भाषा में कॉर्नर कहते हैं। नॉर्मल भाषा में कॉर्नर कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन होती है, जहां भी तीन किनारे मिलते हैं ना, जहां भी तीन एजेस या फिर तीन साइड्स या तीन किनारे जहां भी मिलते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं या फिर शीर्ष कहते हैं। अब अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, तो देखिए एक किनारा तो हमारा यह हो गया जो मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है। मान लीजिए एक किनारा हमारा यह हो गया है, एक किनारा हमारा यह हो गया है, दूसरा किनारा यह हो गया, और तीसरा किनारा मान लीजिए मैं यह वाला ले रहा हूं। तो यह मैंने तीन किनारे लिए हैं हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। तो जहां भी यह तीनों किनारे मिलते हैं, तो यह तीनों किनारे तो यहां मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तीनों ही यहां इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यह हमारा एक वर्टेक्स या फिर शीर्ष हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि टोटल ऐसे कितने शीट्स होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो देखिए चार कॉर्नर हैं जो आपके छत पे हैं। चारों जो कॉर्नर है, एक तो यही हो गया, एक यह हो गया है, एक यह हो गया है, और एक यह हो गया है। तो चार कॉर्नर तो आपके छत पे हो गए, और चार कॉर्नर ही आपकी जमीन पे होंगे। पांचवा यह हो गया, छठा यह हो गया है, सातवां यह हो गया है, और आठवां यह हो गया है। तो टोटल 8 वर्टेक्स हो गई, या फिर 8 कॉर्नर या फिर शीट्स हो गए हैं। तो देखिए आपको इस चित्र में दिखाया भी गया है, जो आपको ब्लू कलर से ये हाईलाइट किए गए हैं, यह आपके वर्टेक्स हो गए हैं या फिर शीट्स हो गए हैं। तो देखिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। टोटल 6 फलक होते हैं, तो फेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं या फिर किनारे होते हैं, और आपके 8 शीट्स होते हैं या फिर वर्टेक्स होती हैं। और आपको ये याद भी नहीं रखना है, आप रूम की सहायता से तुरंत निकाल सकते हो। कमरे में जिसमें आप बैठे हो उसमें तुरंत निकाल सकते हो कितने उसके फेस हैं, कितनी उसके किनारे एज है, या फिर कितने उसके शीट्स या फिर वर्टेक्स हैं। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए, सभी बच्चों को बताना है। ये सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। रूम की सहायता से आप याद रखिए बस इसको, सिंपल सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यह क्लियर है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए अभी 30 सेकंड ही मिलेंगे आपको। एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सभी बच्चों को आंसर करना है, इसके लिए भी आपको 30 सेकंड दिए गए हैं। यह किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, यह किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखना क्वेश्चन। वर्टेक्स पूछा जा रहा है आपसे, टोटल वर्टिसेस, टोटल वर्टिसेस या फिर शीट्स पूछे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। यस, बहुत ही आसान है, सभी बच्चों का आई थिंक हो गया होगा, कुछ बच्चे और रह रहे हैं। 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही हो जाना चाहिए। यस, दिस इज एक्सट्रीमली इजी। यस, देखिए यह इस यस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आई नो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बाद में बहुत काम आएंगे। जब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह सब पढ़ाए जाएंगे ना, तब आपको थोड़ा इमेजिनेशन करने में या फिर थोड़ा सोचने में आसानी होगी। 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड, जल्दी से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस, वॉल्यूम एंड सरफेस जब आपको पढ़ाया जाएगा, सरफेस एरियाज, तो जब आपको इनमें थोड़ा आसानी होगी सोचने में। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो देखिए यह तो हमने अभी पढ़ा कि एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं,
और अगर आपको याद भी नहीं है तो चलिए जल्दी से गिन ही लेते हैं। तो पहला शीट्स यह हो गया है, दूसरा आपका यह हो गया, तीसरा यह हो गया, फोर्थ यह हो गया, फिफ्थ यह हो गया, सिक्स्थ यह हो गया, सेवंथ यह हो गया, एट्थ यह हो गया। तो टोटल हमारे 8 शीट्स आ गए हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बस किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है? कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर, गलती से होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया है। तो देखिए अभी हमने घनाभ को पढ़ा, अभी हमने घनाभ या फिर क्यूबॉइड को पढ़ा। अभी हम घन को देखते हैं। यह भी बहुत ही आसान है। अभी हम घन को देखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो देखिए अब आपको यह घन ऐसे समझना है कि आपकी जो रूम है या फिर जो कमरा है आपका, उसमें सारी की सारी दीवारें, जमीन या फिर फ्लोर और छत सभी बराबर हो गए हैं। सभी बिल्कुल बराबर हो गए हैं। यानी कि अभी जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग थी वह सभी बराबर हो गई हैं। तो वह आपका घन हो गया है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी वही होती है कि एक ऐसी त्रिविमीय या फिर 3D शेप जिसकी लेंथ या फिर लंबाई, ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई और हाइट सभी बराबर होती हैं, उसे हम क्यूब कहते हैं। तो देखिए अगर मैं शेप की बात करूं तो इसमें देखिए तीनों ही जगह ए दिखाया गया है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर ही होती हैं। तो देखिए यह हमारा क्यूब या फिर घन हो गया है। तो देखिए इसमें भी फलक होते हैं, इसमें भी एजेस होती हैं और इसमें भी वर्टेक्स होती हैं। तो देखिए खाली जो फर्क पड़ा है वह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में पड़ा है। बाकी की सारी चीजें बिल्कुल सेम है, घनाभ के जैसे ही हैं या फिर क्यूबॉइड के जैसे ही हैं। तो देखिए जो फलक होंगे इसमें भी वही 6 फलक होंगे। पहला फलक, इसके सामने दूसरा फलक, और देखिए ये आगे की तरफ तीसरा फलक, और जो इसके पीछे की दीवार होगी यह हो गया इसका चौथा फलक। एक आगे और एक पीछे की दीवार। तो थर्ड और फोर्थ फलक हो गए। पांचवी आपकी छत हो गई और सिक्स्थ आपकी जमीन या फिर फ्लोर हो गया। तो इसमें भी सेम 6 फलक होंगे और वही बहुभुजीय। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक फलक में, मान लीजिए मैं इस फलक नंबर 1 को लेता हूं, मैं इस फलक नंबर 1 को लेता हूं तो इसमें भी टोटल 4 ही भुजाएं हैं। इस फलक में भी पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये और चौथी भुजा ये। तो इसमें भी 4 भुजाएं हैं। तो यह भी बहुभुजीय क्षेत्रों से मिलके ही बना है और वही उसके फलक कहलाते हैं। और टोटल फलक 6 होंगे। फिर उसी प्रकार से हम देखते हैं कि किनारे भी इसमें कितने होते हैं, 12 ही किनारे होते हैं, जो कि आपको रेड कलर से या फिर लाल रंग से दिखाए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर फिफ्थ यह हो गया है, सिक्स्थ यह हो गया है, सेवंथ यह हो गया है और एट्थ यह हो गया है। नाइन्थ यह हो गया, टेंथ यह हो गया, इलेवेंथ यह हो गया और ट्वेल्थ यह हो गया है। तो टोटल 12 किनारे हो गए, 6 फेस हो गए और उसी प्रकार से आपके 8 कॉर्नर हो गए हैं। सेम जैसा घनाभ में था बिल्कुल वैसा ही घन में भी होता है। तो देखिए फर्क क्या होता है मैं वह बता देता हूं। सबसे पहला फर्क कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं, लेकिन घन में तीनों ही बराबर होती हैं बिल्कुल। और घनाभ के जो फलक होते थे, घनाभ के जो फलक होते थे वह आयताकार होते थे या फिर रेक्टेंगुलर होते थे। लेकिन जो घन के हमारे फलक होते हैं ना, घन के यह जो फलक है यह वर्गाकार होते हैं। यह वर्गाकार होते हैं या फिर स्क्वायर शेप के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए घनाभ में तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती थी, इसलिए लंबाई और चौड़ाई अलग होती है तो वह आयत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर हो गई और सभी बराबर होती हैं तो उसे तो हम वर्ग कहते हैं ना, उस आयत को तो वर्ग कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो फलक होते हैं या फिर जो फेस होते हैं वह स्क्वायर शेप के होते हैं या फिर वर्गाकार आकृति के होते हैं। यस, क्लियर है सभी बच्चों को? यस, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है क्यूबॉइड के जैसे, बस दो डिफरेंस है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के और फलक की शेप के। और फलक की शेप के।
यस, 5 मिनट रह रहे हैं, मेरे को पता है, इनफैक्ट अभी 2 मिनट रह रहे हैं, बस हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और फिर हम हमारी क्लास को खत्म करेंगे। यस, बहुत बढ़िया। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है आज, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाए हैं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, और वह उसके लिए भी आपके पास 30 सेकेंड ही है। क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो वह क्या कहलाता है? घन कहलाता है, शंकु कहलाता है। टुडे, नॉट टुडे, टुमारो। कल है आपकी स्पेशल क्लास, आज नहीं है, कल है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, पहले जल्दी से आंसर कीजिए, और कोई भी बच्चा भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, होमवर्क बाकी है। यस, वेरी इजी, आई नो। यस, कल आप सभी की स्पेशल क्लास है। 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे अभी। कब 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, तो देखिए, यह तो सिंपल डेफिनेशन ही है घन की। हमने अभी पढ़ा कि जिस भी घनाभ की, अगर किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर कर दो तो तीनों बराबर हो जाएंगी, तो वह तो हमारा घन या फिर क्यूब कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। वैसे सभी बच्चों का सही था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नहीं, अभी आपको होमवर्क, अभी सभी बच्चे होमवर्क लेके जाएंगे। एक अनाउंसमेंट है और सभी बच्चे होमवर्क लेके जाएंगे। सभी बच्चे होमवर्क लेके जाएंगे, फिर हम कुछ बात करते हैं, बिल्कुल। 1 मिनट आप सभी को वेट करना है, अभी कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा।